थोड़ा क्लास में हम लोगों के बीच में ये एक ऐसा पोर्शन है ज्योग्राफी का, मैपिंग, जो आप लोगों ने लास्ट टाइम तो हम लोग के साथ में किया था, विदय की टीम के साथ आप लोगों ने मैपिंग का काम किया था। पर ऐसा मैपिंग का जो कॉन्सेप्ट लेके हम लोग चल रहे हैं आगे, ये आपके जीवन में सच में एक परिवर्तन लाता है। जैसा लोग कहते हैं ना, ये याद नहीं होता है, तो पढ़कर किसी चीज को याद करने की क्षमता बढ़ाने में मैप की एक महत्वपूर्ण भूमिका होता है। जैसा कि पुराने बच्चे और छात्र जितने हैं, छात्र छात्रा, उन सबको इस बात का अनुभव हुआ होगा, क्योंकि याद करने की कैपेसिटी बाई मैप, कैसे हम लोग विजुलाइज करके किसी चीज को याद कर सकते हैं। एग्जैक्ट शब्द नहीं याद रहता है, पर दिमाग में वो लोकेशन रहता है, हाँ ये यहां रहा होगा, वो हम लोग कैलकुलेट कर लेते थे, वो हमें पता चल जाता था। तो वही चीजें, वही क्षमताएं आप सब में भी बढ़ाने का हम लोग प्रयास करें। ठीक है, मैप शुरू करने से पहले बता देता हूं, ऐसा थोड़ा सा बोरिंग टॉपिक लगता है। ठीक है, जिन बच्चों को कॉन्सेप्ट में मजा आता है उनके लिए थोड़ा बोरिंग लगता है, और जिन बच्चों को फैक्ट में मजा आता है उनके लिए बड़ा ही इंटरेस्टिंग। ये दोनों पहलुओं को एक साथ इस तरीके से जोड़ता है। हमारा प्रयास ये रहेगा कि इस पूरे टॉपिक को एज अ रुचिकर बना के रखें। जिनको फैक्ट में मजा आता है उनको भी मजा आए, और जिनको कॉन्सेप्ट में मजा आता है उनको भी मजा आए। तो आप लोग से मेरी एक उम्मीद ये रहेगी, तो मैं पढ़ाऊंगा ही, लेकिन आपसे मैं क्या आशा करता हूं, क्या आशा करता हूं, हाँ, कि जहां जहां बैठे वहीं वहीं सो जाओ। हाँ, टोपी भी निकाल दो भाई, हटाओ साइड में रखो, कि एक्स्ट्रा चीजें क्यों अपने शरीर पे लाद के रखे हो, है ना, सब हटाओ, बिल्कुल फेंको मत, आराम से साइड में एकदम कूल होकर बैठो, पढ़ने बैठे सीखने बैठे, ठीक है, कूल रहो। और अब अपने पढ़ने की प्रक्रिया को, प्रोसेस को अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म रहेगा, ये एक ऐसा टॉपिक है, बोरियत हो सकती है पर होने तो मैं नहीं दूंगा जहां तक मेरी क्षमता है। ठीक है, आप लोग से आशा है कि थोड़ा इसे इंटरेस्टिंग बनाने के लिए इस पे इन्वॉल्व रहिए। ठीक है, मेरा काम क्या रहता है, मैं घूम घूम के टहलता रहता हूँ क्लास में, तो कैमरे सामने तो ऐसे भी नहीं रहूंगा कि कैमरे के चक्कर में ऐसा बोलूं कि सर आप नीचे नहीं उतर सकते हो, तो मैं नीचे आऊंगा और आपको इन्वॉल्व। ठीक है, पूरे मैपिंग के दौरान पुराने बच्चे जानते हैं, नए के लिए है, आपको मैं जगह बताऊंगा, आप लोग जगह को मैप में खोजोगे, किताब में। ठीक है, मोबाइल में जाकर टाइप मत कर देना, हाँ है, एग्जिस्ट कर रहा है गूगल पे, ठीक है, ऐसा नहीं, मैप में है, कहां पर है ये अपने दिमाग में रखिएगा। उस शब्द को आप अपने कॉपी पे लिखिएगा। ठीक है, शब्द को, उससे रिलेटेड चीजों को कॉपी में लिखिएगा, और मैप में उस जगह को चिन्हित करके हाईलाइट कर दीजिएगा। ठीक है, समझ आ रहा है, इतना काम आप करते चलोगे। मैथ इसलिए बहुत रुचिकर है, मैथ में तो मैं दावा करता हूं कि कोई बच्चा सोच सकता ही नहीं है, जमाई आ ही नहीं सकती है। पता है क्यों? क्योंकि ये वन वे कम्युनिकेशन होता ही नहीं है, ये तो मैं बोलता हूं, आप खोजते रहते हो, आपका दिमाग काम करता रहता है, आप खुद उस पर इन्वॉल्व रहते हो। तो जो कहा जाता है ना कि जितने सेंस है, जितने सेंस को आप इन्वॉल्व कर लेते हो उतनी तेजी से याद हो जाता है। तो मैं बोलता हूं, मैं दिखाता हूं, और आप देखकर फिर नोट करते हो। एक साथ देखने की, सुनने की, लिखने की, लगभग सारे आपके जो सेंसेस है वो सब आपके साथ इन्वॉल्व हो जाते हैं, और आपको याद होने की प्रोसेस शुरू हो जाता है। ठीक है, तो खैर चलते हैं अब हम लोग अपने टॉपिक पे, जो हमारा बचा हुआ था। नए बच्चों के लिए एकदम से शुरुआत है, आप लोग कॉपी नया बना के रखिएगा। ठीक है, ये इस पेज में नहीं, इसको ध्यान नोट कर लो, फिर घर पे जाके बढ़िया पढ़ो प्रॉपर। ठीक है, क्योंकि मैं तो इससे बाहर जाता होता नहीं है। उदाहरण के लिए आप लोग को तो पता ही होगा ना, क्यों मेरे बाप आया था ना, भर भर के क्वेश्चन आए थे, सब उसी कॉपी में से था। तो इतना विश्वास बना के देखो, एकदम लगा के रखो, और प्रॉपर नोट्स बना के चलो। ठीक है, अच्छा, मैथ मैथ हम लोग क्यों देखते हैं, क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों आप लोग को कोई है, किसी के अंदर ये है कि हाँ मैं मैथ पढ़ने जा रहा हूं, एक्साइटमेंट है, हाँ, किस चीज का एक्साइटमेंट है, मैथ पढ़ने का है ना, उत्सुकता है ना अंदर। मैप के बहाने हम लोग किस चीज को देखने जा रहे हैं, नॉर्थ अमेरिका। ठीक है, किसको देखने जा रहे हैं, एक्चुअली में क्या है ना, अभी तो हम लोग के पास पासपोर्ट है, और पासपोर्ट होता भी तो क्या, पैसा ही नहीं था, और पैसा होता भी तो इतनी बड़ी लाइफ थी नहीं कि घूम घूम कर सब जगह टहल सके। ठीक है, उस जगह को टहलाने का
कम समय में नॉलेज से हमें इनबिल्ड करने का काम कौन करता है? मैप। तो मैपिंग का क्लास आपका एक्चुअली में होता है क्या ना, विश्व भ्रमण का क्लास होता है। आप क्या कर रहे होते हो? विश्व का भ्रमण कर रहे हो, आप टहल रहे हो पूरी दुनिया में। तो हम लोग का जो सेशन शुरू होने जा रहा है वो होने जा रहा है नॉर्थ अमेरिका को लेकर। ठीक है, हम लोग क्लास में बैठे हुए, अभ्युदय में डायरेक्ट किसी क्लास में बैठे हुए आज पूरी की पूरी चर्चा नॉर्थ अमेरिका के बारे में करेंगे। नॉर्थ अमेरिका को घूमने का पूरा प्रयास करेंगे। ठीक है, आपको फिर अनजाना नहीं लगेगा। आपका कोई भी दोस्त अमेरिका में होगा, बोलेगा कहाँ हो, वो बोलेगा मैं यहाँ पर हूँ, कैलिफोर्निया में। ठीक है, अच्छा देखना प्रशांत महासागर के तट पे ज्यादा उधर जाना हो, हवाई द्वीप से वो ठीक है ना, उसको ज्यादा खतरा हो जाता है। तुम वहां से कैसे देख रहे हो? फिर बोला दूसरा दोस्त बताया कि तुम हमें फ्लोरिडा में हो, फ्लोरिडा, बहामास, पास में मौसम थोड़ा मतलब गर्म ज्यादा होगा वहां पे। किस प्रकार का मौसम पाया जाता है? इस प्रकार का मौसम पाया जाता होगा। ओके, ठीक है, तो आप लोग का ऐसा बिल्कुल नहीं लगेगा कौन सा नाम ले लिया भैया फ्लोरिडा। अभी तक किसी को समझ में आ रहा है क्या? हाँ, किसी ने फ्लोरिडा का बना चेहरा? नहीं बनाना। अरे जिसने पढ़ा उसका बना, नहीं पढ़ा नहीं बना। ठीक है, तो हम लोग उसको बनाने का प्रयास करेंगे, हम लोग उसको दिमाग में उतारने का प्रयास करेंगे। तो शुरुआत करते हैं, मैं बोलता चलूंगा, आप लोग नोट भी करते चलिएगा। ठीक है, एक तरफा काम नहीं होने वाला है। ठीक है, मुरझा के ही सोने का चावल तो खा के नहीं आएगा ना दोपहर में? हाँ, आ गया है ना? लगता है एक्चुअली लोग कहते हैं ना कि इलाहाबाद में पढ़ाई बहुत अच्छा होता है, तो लोग पहले वहां का धारण करते हैं। इलाहाबाद वाले करते क्या है, दोपहर में दाल चावल खा के 1 बजे से सोते हैं। तो तुम लोग यहाँ सोने चलिए, तो ऐसे कुछ नहीं। ठीक है, दाल चावल खा के सोना नहीं है। ठीक, आलस नहीं। तो आप लोग सब तैयार हो जाओ। टोटल कितने कॉन्टिनेंटल है बेटा? 7 है। उन 7 में से एक कौन सा है जिसके बारे में लोग पढ़ने जा रहे हैं? अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका का प्रेसिडेंट कौन है? जो बाइडेन है ना, हम जानते थे सब। जो बाइडेन बताओ नॉर्थ अमेरिका प्रेसिडेंट। हाँ, वहां है। अच्छा, एशिया का है। जितने लोगों ने जो बाइडेन को बोला था उनको बधाई हो। ठीक है, वो हमने बता रहे हैं, बाइडेन बता रहे होंगे कितना बड़ा पद हमारे। ठीक है, तो खैर चलो, आप लोग जान रहे हो नॉर्थ अमेरिका। आप लोग अपने अपने मैप पे खोल लीजिए। ठीक है, खुला हुआ है। खोलने के साथ में मैं भी दिखा सकता हूं इस बार। लास्ट टाइम हमारे पास दिखाने की तकनीक नहीं था, वरना बनाने की क्षमता था, इसलिए सब चीजें बड़े अधर और उस पे चल रहा था। इस बार हमारे पास कुछ तकनीक है और इन तकनीकों के माध्यम से मैं बताऊंगा नॉर्थ अमेरिका कुछ ऐसा है। ठीक है, दिख रहा है आपको? नॉर्थ अमेरिका कुछ ऐसा है। इसको बहुत अच्छे से देखिए आप लोग। ठीक है, और कैसे देखना है? घूर कर नहीं देखना है, प्यार से देखना। ठीक है, देखते रहिए इसको। इसको देखते देखते मैं आपको कुछ चीजें बताऊंगा। एक्चुअली में नॉर्थ अमेरिका देख लिया आप लोगों ने। इसमें टोटल कितने कंट्री हैं? और इसमें टोटल 23 देश है। क्या आपको दिख रहा है 23 देश? इसकी देखने की क्षमता थोड़ी कम होगी, है ना? दिखेगा। ये आपको समझ में आया? अब मैं अपने टॉपिक पे फटाफट चलता हूं, जहां मैं दिखाना या जो मैं आपको सिखाना चाहता हूं। ठीक है, नॉर्थ अमेरिका आप लोग की कहानी याद होगा, पहले ही पढ़ा, जो सर ने भी पढ़ाया होगा, मनोज सर भी आप लोग को पढ़ाई होंगे। पेंजिया और पेंथलाशा नाम के, याद आ रहा है ना? पेंथलाशा टूटा था, फिर किसमें बना था? अंगारा और गोंडवाना। नॉर्थ अमेरिका किसका पार्ट है? तो इसको मैं लिख देता हूं अंगारा लैंड। ठीक है, कार्बोनिफेरस युग में हुआ था ना ऐसा। अंगारा लैंड जितने विषुवत रेखा के नॉर्थ वाले देश हुए उन लोगों को क्या कह दिया गया? ये अंगारा लैंड के पार्ट होते चले गए। ठीक है, तो उत्तरी अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका को हम लोगों ने, या जो भूगोलविद्ता है उन लोगों ने बताया ये अंगारा लैंड का पार्ट है। ठीक है, तो बोला कि अच्छा यदि अंगारा लैंड का पार्ट है तो आप इसको कैसे बांटे? तो हम लोगों ने बताया एक एज्यूम किया गया था कि जितने विषुवत रेखा के ऊपर वाले देश हैं उनको हम लोग किस पे रखेंगे? अंगारा लैंड वाले में। ठीक है, खैर अभी भारत को भी बोलेगा नहीं। ठीक है,
तो इसको माना जाए कि कहां से कितने, इसका क्षेत्रफल कहां तक होगा, कितने अक्षांश में ये बटा होगा, ठीक है। तो कहा जाता है, कहा नहीं जाता है, सच्चाई है, 60 डिग्री 15 मिनट से लेके 83 डिग्री 38 मिनट अक्षांश का विस्तार के विस्तार में क्या है, पूरा का पूरा नॉर्थ अमेरिका है, ठीक है। 7.5 या 7 डिग्री 15 मिनट 8 डिग्री 38 मिनट के एरिया में क्या है, नॉर्थ अमेरिका का अक्षांशीय विस्तार है, ठीक है। मनोज सर आपको बहुत बढ़िया से, जहां तक मुझे याद आ रहा है, कुछ ऐसा फिगर बना के भी दिखाए थे, है ना। ये जीरो वाला क्षेत्र था, 0 से लेके 10, है ना। ये कितना था, 30 था, 45 था, 60 था, और उसके बाद 90 था। फिर इसको 2 पार्ट में इन्होंने बांट दिया था। कुछ ऐसा बनाया था कभी जीवन काल में, नहीं बनाया होगा तो आपको सर पढ़ाएंगे निर्दोष सर, इसमें बताएंगे। ये क्या है, ये जलवायु प्रदेश है। टोटल 9 प्रकार के जलवायु प्रदेश पाए जा रहे थे, ठीक है। ये सारे जलवायु प्रदेश अलग अलग समय में अलग अलग अक्षांश पे जलवायु प्रदेश की विशेषताएं निर्धारित थी। इसका मतलब 0 से लेके 90 तक में कितने प्रकार की होंगी जलवायु, 9 प्रकार के। तो फिर क्या हम आशा लगा सकते हैं कि नॉर्थ अमेरिका में भी लगभग इतने प्रकार के जलवायु प्रदेश के गुण पाए जाते होंगे? सीधी सी बात है, ठीक है। क्योंकि यदि 0 से 10 के बीच का यदि विषुवत रेखीय उष्ण आर्द्र जलवायु प्रदेश है, ठीक है, उष्ण आर्द्र जलवायु प्रदेश है, तो ये जलवायु प्रदेश का गुण तो यहां भी पाया जाता होगा ना, 7.5 से 10 के बीच में, ठीक है। 10 के ऊपर जाएंगे यदि मानसूनी चीन तुल्य जलवायु प्रदेश आता है तो ये भी वहां पाया जाएगा, ठीक है। ये मैं आपको कहानी इसलिए बता रहा हूं जलवायु प्रदेश का, क्योंकि जलवायु प्रदेश की भूमिका इतनी होती है कि आपके रहन सहन से लेके आपके खान पीन, आपके यहाँ का किस प्रकार के प्रोडक्ट को बढ़ावा दिया जाएगा, ये सब निर्भर करता है किस पे, आपके जलवायु प्रदेश पर, ठीक है। अब जलवायु प्रदेश की जब इतनी महत्ता है, जैसे ये बारिश ज्यादा है तो आपके यहाँ का किस प्रकार का फसल बोया जाएगा, ऐसे फसल जिसमें जल का ज्यादा उपयोग होता होगा, ठीक है। अब जब ऐसे फसल बो जाएंगे तो उनसे रिलेटेड ही वो लगा इंडस्ट्री लगाए जाएंगे, उद्योगों को स्थापना होगा, ठीक है। उससे रिलेटेड जब उद्योग लगाए जाएंगे तो उसी प्रकार का आपका क्या होगा, कल्चर का भी निर्माण होता जाएगा। आप उसी प्रकार की व्यवहार करते रहेंगे, उन्हीं देशों से आपका संबंध बनेगा जिस प्रकार के आपके पास प्रोडक्ट है। जैसे यदि आप सिर्फ चावल अच्छा बोते हो तो आप चावल खाने वाले देश से तो संबंध अच्छा रखोगे ना, ऐसे देशों से थोड़ी करोगे जो गेहूं खाता हो, समझ में आया ना। अमेरिका का कुछ ऐसा भौगोलिक परिस्थिति है कि इसके पास लगभग हर प्रकार का जलवायु, समझ में आया, नॉर्थ अमेरिका का। तो इसीलिए इसके विकास में कहा जाता है अमेरिका का विकास हो गया। नॉर्थ अमेरिका एक डेवलप्ड कंट्री है, तो इसके डेवलप्ड कंट्री में बहुत बड़ा रोल किसका है, इसके इस जलवायु का। समझ में आ रहा जो मैं बताना चाह रहा हूं, ठीक है। ये जो 7.5 से लेके 23, ये दोनों शब्द आपको याद करने की जरूरत नहीं, लेकिन ये दिमाग में रहता है और आपसे कोई पूछता है कि नॉर्थ अमेरिका क्या है, ठीक है, तो उसके बारे में आप बहुत संक्षिप्तता से इसके बारे में आप लोग बता सकते हैं, ठीक है। खैर ये तो हो गया इसका पार्ट। मैं आपको कुछ चीजें और बताऊंगा अभी, जैसे पूरा भौगोलिक पूरी पृथ्वी का जितना लैंड है, ठीक है, ये तो उसको हम लोग 100% मान लें। कितना मान लें, तो नॉर्थ अमेरिका तीसरा सबसे बड़ा कॉन्टिनेंटल है। कितना बड़ा, कितने नंबर का, नोट कर लो उसको, थर्ड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंटल है ना। तो जब थर्ड ये है तो पहला कौन सा है, सबसे बड़ा कौन सा होगा बेटा, एशिया। फिर बहुत आपको तो याद ही है, ठीक है। एशिया पूरे स्थल का उसके पास कितने परसेंट भूभाग है, लगभग 30%।
कितने प्रतिशत? और अफ्रीका के पास कितना है? 20.3%। कितना है? और वहीं पर अमेरिका या सॉरी नॉर्थ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका के पास 16.5% लैंड है पूरे 16.52, कहीं 3, कहीं कुछ इसका कहीं हो, ठीक है, राइट, एज अ राउंड फिगर लेके चल रहा है। 16.5% क्या है? लैंड है। थोड़ा समझना मैं बताना क्या चाहता हूं। कहता हूं ना, फैक्ट के माध्यम से हम लोग क्या निकालते हैं? कॉन्सेप्ट। और कॉन्सेप्ट के माध्यम से अगर तथ्य का प्रयोग कहां कर लेते हैं? उसको वैलिड करने में, ठीक है। ये तो पूरे अमेरिका में कि जितनी भूमि है, पूरे विश्व में जितना भूमि है, उसका 16% किसके पास है? अमेरिका के पास है। एशिया के पास कितना है? 20% है। तो क्या इतने प्रतिशत लोग भी यहाँ पे रह रहे हैं क्या? उतने भूमि पर रह रहे हैं क्या? अगर एक तथ्य और देखें सीखने के लिए, तो लगभग 59% लोग कहां पर रह रहे हैं? एशिया। मतलब 30% भूमि है और रहते कितने लोग हैं? पूरी जनसंख्या का 30% लोग। और वही अफ्रीका के 16.3% लोग। अफ्रीका वहां तो भी ठीक है, रेगिस्तानी एरिया है, जिस कारण कुछ एरिया में मैक्सिमम लोग रह रहे हैं। लेकिन वहीं अमेरिका में टोटल 16.5% एरिया में 7.5% के आसपास लोग क्या कर रहे हैं? निवास कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं बेटा? निवास कर रहे हैं। तो क्या यह जनसंख्या के दृष्टिकोण से जनघनत्व वाला क्षेत्र है या निम्न जनघनत्व वाला क्षेत्र है? निम्न जनघनत्व वाला क्षेत्र है। मतलब यहाँ पर एरिया उनकी अपेक्षा ज्यादा लोग रह रहे हैं या कम लोग रह रहे हैं? कम लोग रह, ठीक है। अगर आप लोग से क्वेश्चन डायरेक्ट ये सब ना पूछ के ऐसे पूछ ले, नॉर्थ अमेरिका एक निम्न जनघनत्व वाला राज्य है, ठीक है, या महाद्वीप है, तो आप उसको समझने की क्षमता इसके माध्यम से रखिएगा कि हाँ ये बात सही है, ठीक है। ये हुआ, समझ में आया? ठीक। तो जैसे आप लोगों ने बताया था कि पूरे नॉर्थ अमेरिका में टोटल कितने देश थे? 23 देश। तो 23 देशों के लिए हम लोगों ने बनाने का या सीखने के लिए शुरुआत करते हैं नॉर्थ अमेरिका के इस मैप से। आपको बेसिक चीजें मैं बता दिया हूं, ठीक है। कुछ बेसिक चीजें और बताऊंगा जो मैप शुरू होते होते होगा। आप लोग पर मैप पे ध्यान से देखिए, मैं कुछ क्वेश्चन पूछ रहा हूं, आप उसको बताइए। नॉर्थ अमेरिका के नॉर्थ में क्या है जी? नॉर्थ अमेरिका के नॉर्थ में कौन सा सागर है? आर्कटिक सागर है। नॉर्थ अमेरिका के ईस्ट में कौन सा सागर है? ठीक है। और उसके वेस्ट में ईस्ट, ठीक है। और साउथ में कैरेबियन सागर उसका पार्ट है, साउथ अटलांटिक का, है ना। ये वहां पर आ जाता है, ये आपको दिख रहा है, ठीक है। तो नॉर्थ अमेरिका में टोटल कितने देश है? 23 देश है। तो खैर 23 देशों में एक सबसे बड़ी भूमिका है, पूरे नॉर्थ अमेरिका का सबसे बड़ा क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से कौन सा राज्य है? सबसे पहले हम लोग एक नंबर डालकर कनाडा। कनाडा आप लोग को दिख रहा है क्या? कहां है? दिख रहा है ना? ये कौन सा पोर्शन है? कनाडा का पोर्शन, ठीक है। फिर कौन सा आता है? यूएसए आता है, ठीक है। जिसके ही नाम से हम लोग किसको जानते हैं? पूरे पूरे नॉर्थ अमेरिका को जानते हैं, ठीक है। दिख रहा है ना? नॉर्थ अमेरिका दिख गया। उसके बाद कौन सा है? मैक्सिको, बहुत बड़ी। फिर आप लिखो बेलीज, बनाते चलो। दिख रहा है बेलीज? किसी को दिखा क्या मैप में?
मैप में मिल रहा है क्या? नहीं मिल रहा तो यहाँ देखो, ये देखो, ले लीजिए, है ना? एल्मो पॉइंट, एल्मो पॉइंट इसका क्या है? ग्वाटेमाला। दूसरा दिखा क्या? फिर होंडुरास, होंडुरास दिखा? होंडुरास लिख लो। नहीं दिखा? देखो नीचे मदद करो आसपास, ग्वाटेमाला से नीचे होंडुरास, एल सल्वाडोर के बगल में दिख रहा है क्या? फिर एल सल्वाडोर, एल सल्वाडोर की राजधानी सैन सल्वाडोर हो गया। एल सल्वाडोर के बाद निकारागुआ, निकारागुआ की राजधानी मानागुआ। देख लो कितना आसान है राजधानी निकारागुआ। उसके बाद कौन सा है? कोस्टारिका, कोस्टारिका भी दिखा क्या? और कोस्टारिका के बाद नहीं दिखा? कोस्टारिका के बाद देखोगे आपको पनामा दिखेगा, पनामा है। अब एक बार आप लोग मैप में देखिए, पेन नीचे रख दीजिए और ध्यान से घूर कर अपने मैप को देखो, यहाँ वाले को मत देखो जो आपके नजदीक है ना? सबसे ऊपर कनाडा, यूएसए, मैक्सिको, बेलिज, ग्वाटेमाला, होंडुरास, एल सल्वाडोर, निकारागुआ, कोस्टारिका, पनामा। दिख रहा है सब? आप लोग ध्यान से ये देखेंगे तो इसमें जो बेलिज है, बेलिज है ना, दिख रहा है क्या? बेलिज एकमात्र ऐसा देश है वहां का जिसकी सीमा अटलांटिक से ही लग रही है क्या ऐसा? नोट कर लो इसको, इसके सामने लिख लो या तो नीचे नोट लगा के लिख लो। पेरिस की सीमा किससे लग रही है? नॉर्थ अमेरिका से, सॉरी नॉर्थ अटलांटिक से। और दूसरा देखोगे एल सल्वाडोर, ये दूसरा ऐसा देश है जिसकी सीमा सिर्फ और सिर्फ किससे लग रही है? पैसिफिक से लग रही है, इसकी अटलांटिक से नहीं लग रही है। पेरिस और केवल नाम तक अटलांटिक से लग रही है। हाँ तो काम करने की बिल्कुल आता है। नहीं पेरिस इसका इतने में से ऊपर सेंट्रल एशिया, ठीक है? हाँ अभी बता रहा हूँ स्वाद आ रहा है। जैसे आप लोग से क्वेश्चन जब पूछता है कि इसमें से निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा देश है, ठीक है ध्यान से सुनो, निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा देश है जिसकी सीमा अटलांटिक से ही लगती है, ठीक है? अब उसमें ऑप्शन दे देगा आपको, ऐसे चारों दे देगा, ठीक है? तो फिर आपको पेरिस को निकालना पड़ेगा, ठीक? ऐसे ही एक क्वेश्चन और था यूपीएससी का ही कि एल सल्वाडोर प्रशांत महासागर जिसकी सीमा दोनों देशों से, दोनों महासागरों से नहीं लगती है, वह कौन सा देश है? तो उसमें पेरिस नहीं था, एल सल्वाडोर था, तो आपको उसको चुनना था। हाँ बताएं, आप बताएं। होंडुरास की किससे लग रही है? उसको जूम करना पड़ेगा थोड़ा सा। होंडुरास का अगर देखोगे, या तो जूम नहीं हो रहा है, ये वाला एरिया छूट रहा है ना? अगर मैं इसको करूं तो यहाँ पर इतना एरिया होंडुरास का छूटा है जो पैसिफिक से जुड़ रहा है, ठीक है? दिख रहा है ना? हो गया। अब चलो सबसे पहले बताओ सबसे ऊपर कौन सा देश था? कनाडा, कनाडा के बाद यूएसए के बाद मैक्सिको के बाद पेरिस के बाद ग्वाटेमाला के बाद होंडुरास, एल सल्वाडोर, उसके बाद निकारागुआ, कोस्टा रिका,
कोस्टा रिका के बाद पनामा, ठीक है। बेलिज एक ऐसा देश इनमें में से जिसकी सीमा, ठीक है, और उधर और कौन सा था, एल सल्वाडोर। एल सल्वाडोर की सीमा पैसिफिक से ही लगती, ठीक है। चलो इतना आप लोग को याद आ गया तो अच्छी बात है। अभी बहुत अच्छा पूछ लिया, याद भी आ गया, मैं भी बता दूं। कई बार हम लोग कंफ्यूज होते हैं ना कि सेंट्रल अमेरिका कौन सा है, नॉर्थ अमेरिका, एंग्लो अमेरिका जिसको कहते हैं। एंग्लो अमेरिका क्या है, मिडिल अमेरिका जिसको मध्य अमेरिका कहते हैं। इस सब में कौन से देश आते हैं और कौन से देश इसमें शामिल नहीं होते हैं, ठीक है। ठीक है, तो आप लोग इसको नोट करेंगे। मिडिल अमेरिका, सबसे पहले एंग्लो अमेरिका लिखो। सबसे पहले मध्य अमेरिका और एंग्लो अमेरिका। एंग्लो अमेरिका, एंग्लो अमेरिका में दो देश आते हैं, गेस करो कौन कौन सा। और बढ़िया, कनाडा और, पता है ना क्यों, बताने की जरूरत है नहीं आप लोगों को, अमेरिका बताया जा चुका है, ठीक है। अमेरिका का विश्व इतिहास पढ़ाया गया, ठीक है। तो यहां पर क्या था, इसे एंग्लो इसलिए बोला गया क्योंकि इस यहाँ पर अंग्रेजों का क्या था, शासन था, कॉलोनीज थे, ठीक है। इसलिए यहाँ पर इन दोनों देशों को क्या कहा गया, एंग्लो। इसके बाद आ जाता है आप लोग का मध्य अमेरिका। मध्य अमेरिका, मध्य अमेरिका को लिखोगे आप कहां से कहां तक बेटा, मैक्सिको से लेके पनामा तक। कहां से लेके कहां तक, मैक्सिको से लेके पनामा तक के एरिया को क्या कहेंगे हम लोग, हाँ, मतलब यहां से लेके और यहां तक के एरिया को हम लोग क्या कहेंगे, मध्य, ठीक है। हो गया। सेंट्रल अमेरिका, ये टर्म ऐसे यूज होता है, मध्य और सेंट्रल अमेरिका। सेंट्रल अमेरिका में से, मध्य अमेरिका में से यदि आप मैक्सिको को निकाल दो, किसको निकाल दे, तो जो बचेगा वो सेंट्रल अमेरिका कहता है। मतलब मैक्सिको हटा के बेलिज से लेके पनामा तक के एरिया को क्या कहेंगे हम लोग, सेंट्रल। समझ में आ रहा है ना। कई बार हम लोग दोस्तों को, हालांकि ये सब क्वेश्चन पूछता नहीं है, बस अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए, खुद की ज्ञान की क्षमता को दिखाने के लिए ऐसे टर्म का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तीसरा आ गया आपका लैटिन अमेरिका। कौन सा अमेरिका जी, कौन सा, लैटिन अमेरिका। लैटिन अमेरिका मैक्सिको से लेके अर्जेंटीना तक, सबसे निचला वही है ना, दक्षिण अमेरिका का, वहां तक के एरिया को क्या कहते हैं, लैटिन अमेरिका। मैक्सिको से लेकर अर्जेंटीना तक के एरिया को क्या कहेंगे, लैटिन अमेरिका। इसमें टोटल कितने देश है, 33 कंट्रीज है लैटिन अमेरिका। कितने देश है, 33, ठीक है। इतना सब लोगों ने देख लिया। अच्छा, नॉर्थ अमेरिका में कोई ऐसा देश है जो लैंड लॉक है क्या, नॉर्थ अमेरिका में कोई ऐसा देश है जो लैंड लॉक है, मतलब जमीन से घिरा हुआ है, समुद्र का कोई किनारा नहीं है उसका, उस ऐसे देश को कौन सा देश कहते हैं, लैंड लॉक, ठीक है। जैसे भूटान, नेपाल, है ना, ऐसा भी कोई नॉर्थ अमेरिका में कोई ऐसा देश है क्या, नहीं है, हाँ, शून्य है, जीरो। नॉर्थ अमेरिका में कोई ऐसा देश नहीं है जो लैंड लॉक, ठीक है।
किसी ना किसी देश का किसी ना किसी सागर से सीमा बन रही, ठीक है। एक इस पूरे का पूरे नॉर्थ अमेरिका का विकास करने का एक ये भी कारण बन जाता है, ठीक है। नॉर्थ अमेरिका में 90% जनसंख्या, मतलब जो हम लोगों ने वहां लिखा था ना 7.5% पॉपुलेशन में से 90% पॉपुलेशन सिर्फ और सिर्फ कनाडा, यूएसए और मैक्सिको में ही रहते थे। 90% पॉपुलेशन, बाकी सारे पॉपुलेशन यहाँ पे बहुत कम मात्रा में रहते हैं। इसका कारण क्या है? क्योंकि ये विषुवत रेखा के बहुत करीब है। विषुवत रेखा के करीब होने के कारण यहाँ पर तेज वर्षा, ये बताओ तापमान ज्यादा होगा कि कम होगा? जब विषुवत रेखा के जितने करीब होंगे तापमान उतना ज्यादा, तापमान बहुत ज्यादा तो वर्षा बहुत ज्यादा। अच्छा, वर्षा होने से क्या ह्यूमिडिटी बननी चाहिए तभी वर्षा होगा, इसका मतलब यहाँ पे ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा, ठीक है। ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा तो जो वर्षा में परिवर्तन होता है, यहाँ पे तूफान आने की संभावना सर्वाधिक होती है। यहाँ रहने योग्य परिस्थिति जलवायु नहीं रहता है, ठीक है। तो एक ये भी कारण होता है यहाँ पर जनसंख्या का कम होना, ठीक। और जैसे जैसे हम ऊपर चलते जाते हैं क्या होता है, तापमान कम होता है, जलवायु बदलता है, और वैसी जलवायु में हमें रहने लायक क्लाइमेट जलवायु मिलता रहता है, ठीक है। ये सब एक्स्ट्रा बातें हैं, इन सबसे आप लोगों को लेना देना फिलहाल नहीं है। ये वाला क्वेश्चन हो गया आप लोगों को, आप लोग देख लिया है। ये आप लोगों ने वो सातों देश जो नीचे थे और ऊपर के इनको, कनाडा को, यूएसए को, मैक्सिको को, पेरिस को, ग्वाटेमाला को, होंडुरास को, एल सल्वाडोर को, निकारागुआ को, कोस्टा रिका को, पनामा को, यदि देख लिया है तो जस्ट इसके अब हम लोग किधर बैठते हैं, ईस्ट की तरफ। किधर? ईस्ट की तरफ। ईस्ट मतलब पूरब की तरफ, पश्चिम से पूरब की ओर जैसे हम लोग बढ़ेंगे तुरंत हमको कैरिबियन सागर दिखेगा, दिख रहा है क्या? और कैरिबियन सागर में यदि हम लोग ध्यान से देखें तो यहाँ पे हमें क्यूबा नजर आ रहा होगा, दिख रहा है क्यूबा? क्यूबा के नीचे हल्का सा नीचे जमैका नजर आ रहा होगा, दिखा? जमैका के जस्ट ऊपर हल्का देखोगे तो हैती नजर आएगा, हैती नजर आ गया। फिर डोमिनिकन रिपब्लिक नजर आ रहा होगा, उससे सटा होगा बॉर्डर। डोमिनिकन रिपब्लिक के जस्ट बाद देखोगे थोड़ा सा जगह सागर है, और फिर आता है प्यूर्टो रिको, आ रहा है क्या? है ना? इन सबको देख लिया। चलो क्यूबा के थोड़ा सा ऊपर चलो, क्यूबा जहां आप लोगों ने देखा होगा, क्यूबा के ऊपर देखोगे बहामास नजर आ रहा है क्या? और उसके थोड़ा सा मतलब और ऊपर देखोगे तो क्या दिखाई देगा आपको? बरमूडा दिख रहा है क्या? दिखा? बरमूडा पे किसका वो है? यूके का है। और बहामास की राजधानी क्या है? नसाउ, दिखा ना? चलो बहुत। अगर आपको ये सब दिख गया है तो मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा यहाँ पे, ध्यान से सुन लो एक बार, कि जिसपे क्यूबा, हैती, है ना, डोमिनिकन रिपब्लिक, प्यूर्टो रिको, ये संरचना जिसपे, ये स्थल, ये देश जिसपे बने हुए, इस पूरे एरिया को कहते हैं ग्रेट एंटिलीज। क्या कहते हैं? ग्रेट, जिसका विस्तार पश्चिम से पूरब की तरफ है। हुआ क्या, जब हमारा व्युत्पत्ति सिद्धांत जब हम लोग पढ़ते हैं, उस व्युत्पत्ति सिद्धांत का यदि मदद लिया जाए, सहायता लिया जाए, तो इस बात को बताया जा सकता है कि नीचे समुद्र के नीचे भी कुछ वलन हुआ है। वलन होने के नाते पहाड़ बने, उन पहाड़ को हम लोगों ने क्या नाम दे दिया? ग्रेट एंटिलीज। जो पहाड़ की चोटियां या पोर्शन समुद्र तल से ऊपर आ गए हैं, और उनपे ऊपर आने की वजह से उनपे जितने लोग निवास कर रहे हैं उसको अपने रहने योग्य एरिया बना लिया है, उन्हीं को हम लोग ग्रेट एंटिलीज के तहत में देश का नाम देते चले गए, ठीक है। समझ आया? तो क्यूबा, हैती, डोमिनिकन रिपब्लिक, प्यूर्टो रिको, जमैका, ये सब किसके पार्ट होंगे? ग्रेट एंटिलीज के, ठीक है। और ग्रेट एंटिलीज का दिशा कैसा है? पश्चिम से पूरब की ओर है, दिख रहा है ना? वहीं पर यदि आप लोग और ध्यान से देखोगे तो आपको दिखेगा लेजर एंटिलीज। लेजर एंटिलीज का दिशा होगा नॉर्थ से साउथ की ओर। किधर से होगा? नॉर्थ से साउथ की ओर।
ठीक है। और इसी का ही पार्ट है ट्रिनाडो और टबेगो। लिखा क्या? ट्रिनाडो और टबेगो। यदि नहीं लिखा होगा तो पेज पलटोगे, नॉर्थ अमेरिका का एक विस्तृत पोर्शन आएगा, वहां पर आपको और अच्छे से ये चीजें संभवतः दिखाई पड़ जाएगी। कुछ मैप में दिया, कुछ में नहीं। लेजर एंटिलीज के बाद नहीं आप लोगों में नहीं मिला, आप लोगों को नहीं मिला। लेजर एंटिलीज तो मिल गया ना। तारा हुआ है पेनिनसुला के जस्ट ऊपर है। कितने लोग को मिल गया? हाँ मिल गया। हाँ जिन लोगों का नहीं है उसमें साथ में भी बगल में दिया हुआ है, उसमें भी उल्लेख किया है। क्या बोल रही होगी? अब एक चीज आप देखेंगे, और अरूबा भी दिख रहा है क्या कहीं पर? लेजर एंटिलीज का ही है अरूबा, ये साधारण मैप में ही दिख जाएगा अरूबा। और फिर आपको दिखा ना, ये सारे एरिया जितने लेजर एंटिलीज वाले एरिया हैं, ये एरिया खनिज तेल भंडार के दृष्टिकोण से क्या है? बहुत ही महत्वपूर्ण है। खनिज तेल भंडार क्या होता है जी? पेट्रोलियम पदार्थ, डीजल हो गया, गैस हो गया, है ना। सारा एनर्जी किस पे डिपेंड करता है? इन्हीं सब पर। ठीक, तो सारा जितना आपके उद्योग इंडस्ट्री है, इन सबका आधार क्या है? एनर्जी है। और एनर्जी का बहुत बड़ा भंडार यहाँ पर उपस्थित है, इसलिए दृष्टिकोण से हमको इसको देखना चाहिए, याद रखना चाहिए। एंड चलो थोड़ा सा लिख लो आप लोग। एंटिलीज क्या चीज है? हाँ, एंटिलीज, ग्रेट एंटिलीज, लेजर एंटिलीज का नाम डाल दिया। कॉन्टिनेंट ये पहाड़ की चोटियां हैं, ये उभरे हुए समुद्र के जलस्तर से निकले हुए जो एरिया है, उन्हीं को हम लोग ग्रेट एंटिलीज और लेजर एंटिलीज के नाम से नाम दे दिया। अब मैं लिखा दे रहा हूं, यदि मैं इसको नोट करूं, ठीक है, भागने की जरूरत नहीं है इस बार। देखो कैरेबियन सागर, कैरेबियन सागर में पश्चिम से पूरब की ओर, कैरेबियन सागर में पश्चिम से पूरब की ओर जिस ग्रेट एंटिलीज पर्वत का, जिस ग्रेट एंटिलीज पर्वत का, कैरेबियन सागर में पश्चिम से पूरब की ओर जिस ग्रेट एंटिलीज पर्वत का विस्तार था, उसका जो भाग समुद्र जल स्तर के ऊपर है, उसका जो भाग समुद्र जल स्तर के ऊपर है, उन्हें ग्रेट एंटिलीज द्वीप समूह कहा गया। जो भाग समुद्र जल स्तर से ऊपर है, उन्हें ग्रेट एंटिलीज द्वीप समूह कहा गया या कहते हैं। हो गया? इस ग्रेट एंटिलीज का सबसे बड़ा द्वीप, इस ग्रेट एंटिलीज का, इस ग्रेट एंटिलीज का सबसे बड़ा द्वीप
क्यूबा है, जबकि प्यूर्टो रिको सुदूर पूर्व में उपस्थित द्वीप है। सुदूर पूर्व में उपस्थित द्वीप है। हो गया? समझ में आया? नहीं समझ में आया? आ गया? क्यूबा, लिख डालो क्यूबा। क्या क्या है ग्रेट एंटीज का? कौन कौन सा द्वीप है बताओ एक बार से। क्यूबा है, हैती है, डोमिनिकन रिपब्लिक है, प्यूर्टो रिको है ना, जमैका भी था, ठीक है। क्यूबा कैरेबियन द्वीप समूह में क्यूबा, क्यूबा डाल के लिखो, कैरेबियन द्वीप समूह में, कैरेबियन द्वीप समूह में क्यूबा गन्ना की खेती के दृष्टिकोण से, गन्ना की खेती के दृष्टिकोण से एक दृष्टिकोण से सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, दृष्टिकोण से सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। यहां हवाना बंदरगाह के द्वारा, यहां हवाना बंदरगाह के द्वारा चीनी का निर्यात किया जाता है। हवाना बंदरगाह के द्वारा किसका निर्यात किया जाता है? चीनी का निर्यात किया। तो देखो क्यूबा किस एरिया में? कैरिबियन में है ना, और लगभग ये किस एरिया में पाया जा रहा है, किस जलवायु प्रदेश में है? उष्ण में तापमान ज्यादा होगा कम होगा? ज्यादा होगा, और ज्यादा होने के साथ में इसके चारों तरफ क्या है? समुद्र है। इसका मतलब जल की उपलब्धता भी है। तो जब तापमान अधिक होगा तो वाष्पीकरण भी, वाष्पीकरण ज्यादा होगा तो आर्द्रता भी, आर्द्रता ज्यादा होगा तो वर्षा होने का भी संभावना अधिक होगा। और जब बारिश ज्यादा होगा तो यह गन्ना जैसे उत्पाद के लिए यह एरिया कैसा होगा? अनुकूल होगा या प्रतिकूल होगा? जब यहाँ पे गन्ना का एक अनुकूल परिस्थिति है तो गन्ना आधारित ही उद्योग लगाए जाएंगे, इसलिए यहाँ पे क्या लगाए गए? शुगर फैक्ट्री, शुगर फैक्ट्री लगाए गए। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा उत्पादन किसका होगा जी? चीनी का। और इसमें एक ही बंदरगाह है जो इसकी राजधानी है हवाना, इसके माध्यम से क्या करता है? किसका निर्यात करेगा? चीनी का करेगा। समझ में आ रहा ना? सब लॉजिकल है। जिस एरिया में है उस एरिया को पहचान लिया, चारों तरफ जल देख लिया, जल देखने के बाद तो पता ही तापमान बढ़ेगा, जल भी है, आर्द्रता भी रहेगी, वर्षा भी अधिक होगा, तो ऐसे ही फसल का उत्पादन यहाँ पर व्यापारिक दृष्टिकोण से किया जाएगा। आ रहा है ना समझ में? हाँ, ऐसा नहीं है कि वहां पे से गन्ना होता लोग चीनी खाते। ये दृष्टिकोण जो हम लोगों ने पढ़ा नहीं, आपका अच्छा है, ऐसे क्वेश्चन पूछा करो, है ना, जो थोड़ा बहुत डाउट रहता है ना तुरंत क्लियर होता है। अगर किसी देश के बारे में बताया जाता है, ठीक है, जैसे भारत को मसालों का देश है, तो क्या भारत मसाला खाता है क्या? ऐसा नहीं है ना। अगर अभी हम लोग कहेंगे आपका हैती, ये केला बनाना दे इसको कंटिन्यू, क्या वहां के लोग सिर्फ केला खाते हैं क्या? ऐसा नहीं है। हाँ, जो एरिया विश्व में जिस चीज के लिए अपना रिप्रेजेंटेशन देता है उसकी पहचान उससे होती है। जैसे अभी अभ्युदय में प्रज्वल का पहचान कैसे है? एक अच्छा स्टूडेंट, एक शाही स्टूडेंट, कुछ ऐसा इंसान। तो आप जो यहाँ पर दिए हो ना, आपकी पहचान उससे हो। उसके अलावा आपका तो बहुत सारा कुछ बैकग्राउंड है ना, समझ में आ रहा है ना? तो हम लोग यहाँ पे क्यूबा को इसलिए नहीं जानते, बाकी तो क्यूबा की तो गजब की हिस्ट्री है। क्यूबा मिसाइल संकट, है ना, कुछ सफल
साम्यवादी देशों में से एक का नाम क्यूबा भी है। तो ऐसे जिसके बारे में बैठते हैं, लेकिन हमारा ज्योग्राफिकल है, तो यहाँ पर हम लोग इसको उस दृष्टिकोण से देखते हैं। ठीक है, क्यूबा जो है सबसे ज्यादा चुकंदर से जीवित है। सबसे ज्यादा चुकंदर से क्यूबा बनाता है। क्या किससे बनाता है जी? कौन बनाता है? अरे सबसे ज्यादा चुकंदर से शुगर बनाने वाला देश कौन सा है? पढ़ाया था तुम लोग को? नहीं पढ़ाया था? यूक्रेन। ध्यान दो, ठीक है, याद आ रहा होगा कुछ ऐसा है। और यहाँ पर मेन गन्ने की खेती के ही दृष्टिकोण से ही होता है। ठीक है, दूसरा देखो, नोट करो, क्यूबा के बाद कौन सा देश था? जमैका। कौन सा है? जमैका की राजधानी किंगस्टन। इसका वो आता था ना, पेनड्राइव आता था ना किंगस्टन का, मुझे ऐसे ही याद हुआ। क्या है एरिया? विश्व स्तर पर बॉक्साइट के भंडार और उत्पादन के दृष्टिकोण से एक महत्वपूर्ण द्वीप है। यह क्षेत्र बॉक्साइट, बॉक्साइट को मतलब समझ रहे हो ना? कितने लोग जो नहीं जानते, एक क्या है ये? धातु है बॉक्साइट, एल्युमिनियम का S4। इसका भंडार और उत्पादन के दृष्टिकोण से एक महत्वपूर्ण द्वीप है। लिख लिया? यही सब क्वेश्चन पूछता है तो कहां से आता है? एक महत्वपूर्ण है, ये नहीं कह रहा सर्वाधिक, मतलब यहाँ पर पाया जाता है। अगर ये लोग इस पे काम करें, तकनीक डेवलप करें, तो ये लोग पक्ष अच्छा काम कर सकते। भंडार मतलब हमारे पास 100 केला है, ठीक है, या खेत है 2 बीघा, और उससे उत्पादन भी मैं ठीक ठाक करता हूं। ऐसा में जैसे खनिज का मेरे पास जगह है, खनिज के भंडारण मेरे पास रखे हो, और उसमें से निकालने की क्षमता भी तो होनी चाहिए। यही होता है भंडारण और उत्पादन। बहुत सारे देश के पास भंडारण बहुत ज्यादा है, जैसे जैसे अफ्रीका को ब्लैक कॉन्टिनेंटल कहा जाता है। ठीक है, ब्लैक कॉन्टिनेंटल उनके ब्लैक होने के नाते नहीं कहा, ब्लैक कॉन्टिनेंटल उनको इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि उनके पास खनिज संसाधन है ना, और ब्लैक एज ए रिप्रेजेंट करता है विकासशील देशों, ठीक है, या अविकसित देशों। तो यहाँ पर खनिज संसाधन के पास भंडार ज्यादा है, पर उनके पास ना पैसा है ना तकनीक है। ठीक है, इन दोनों चीजों के अभाव में वो लोग अपने संसाधनों का उत्पादन नहीं कर पाते। तो भंडार तो है, पर उत्पादन करने की क्षमता एक। आगे नोट करो, जमैका नोट कर लिया आप लोगों ने। डोमिनिकन रिपब्लिक, डोमिनिकन रिपब्लिक, इसको बनाना या केला द्वीप ही है, ये कई बार क्वेश्चन पूछा होगा। बनाना द्वीप कौन सा है? कौन सा है? डोमिनिकन रिपब्लिक। हो गया, नोट कर लिया? चलो थोड़ा मैप पे देखते हैं। लिख तो बहुत लिया, ज्यादा लिखते नहीं। 49 डिग्री अक्षांश रेखा दिखाई पड़ रहा है क्या किसी को? आप मैप में खोजोगी, खोजेगी जरा, अक्षांश 49 डिग्री, ये 60 है, 60 के नीचे जाओ 49 मिलेगा। यदि नहीं मिल रहा है तो कनाडा और यूएसए की जो सीमा है, उस सीमा को बांटने का काम कौन करता है? 49 डिग्री अक्षांश रेखा। ठीक है, मिला क्या? कनाडा और यूएसए के बीच में, कनाडा और यूएसए के बीच में राजनीतिक सीमा, कनाडा और यूएसए के मध्य में
राजनीतिक सीमा 49 डिग्री अक्षांश रेखा, साथ ही ग्रेट लेक, है ना, और सेंट लॉरेंस नदी, है ना, इन तीनों के माध्यम से कनाडा और यूएसए का क्या होता है, राजनीतिक सीमा का निर्धारण होता है। क्या होता है, दिखाई पड़ा है कि नहीं मैप में? नहीं दिखाई पड़ा, नहीं दिखाई पड़ा, किसको नहीं दिखाई पड़ा? ग्रेट लेक दिखाई पड़ा? ये पूरा लेक है। अच्छा, ग्रेट लेक किसको कहते हैं? अभी आप लोग नहीं जानते होंगे, जहां पर सुपीरियर होगा, ठीक है, मिशिगन है, बहुत बढ़िया, ओंटारियो, एरी, ह्यूरॉन, है ना, इन सारे के समूह को हम क्या कहते हैं, सुपीरियर है, मिशिगन है ना, इन सबको ग्रेट लेक कहते हैं। बस ऐसे ही याद हो, उसी को करके हम लोग आपको, ठीक है। इसको बांट दिया ना आप लोगों ने। फिर देखो कि कर्क रेखा, कर्क रेखा, कर्क रेखा मतलब समझ लो ना, 23.5 नॉर्थ, मैक्सिको और बहामास द्वीप के ऊपर से होते हुए फ्लोरिडा और क्यूबा के मध्य से होकर गुजरती है। क्या? बहामास और मैक्सिको से के ऊपर से होते हुए फ्लोरिडा और क्यूबा के मध्य से गुजरती है? इसको नोट भी कर लो, दोनों नोट कर लो। कनाडा और यूएसए के मध्य राजनीतिक सीमा, कनाडा और यूएसए के मध्य राजनीतिक सीमा का निर्धारण का निर्धारण 49 डिग्री अक्षांश रेखा, 49 डिग्री, नोट कर लिया ना? फिर तो अच्छा। अब अगला नोट को मुझे लगा उसको लिखा नहीं होगा, आप लोगों ने देखा होगा। कर्क रेखा मैक्सिको और बहामास के ऊपर से बहामास के ऊपर से एवं फ्लोरिडा और क्यूबा एवं फ्लोरिडा और क्यूबा के मध्य से होकर गुजरती है। फ्लोरिडा और क्यूबा के मध्य से, मतलब बीच में से होकर, बहामास के ऊपर वो जो द्वीप है ना, बहामास छोटे छोटे फैला हुआ, बहामास और मैक्सिको के ऊपर से फ्लोरिडा और क्यूबा के मध्य से, मतलब बीच में से होकर गुजरती है। किसी को नहीं दिखा क्या? नहीं, नीचे देखो, बहामास लिखा नीचे ना, ये छोटे छोटे ये सब बहामास का पार्ट, ठीक है। किसी को कोई डाउट है क्या? किसी को कोई डाउट है क्या? नहीं है? सबको मिल गया?
पीछे आप लोग ज्यादा ध्यान से किसमें कह रहे थे फ्लोरिडा और क्यूबा के मध्य मतलब बीच में से इनके दोनों के बीच में सो गई इधर ही बहामास ये यहाँ सब बहामास ठीक है बहामास और मैक्सिको ऊपर से ठीक है 66.5 आर्कटिक रेखा अक्षांश 66.5 आर्कटिक वृत्त जो होता नहीं है 66.5 डिग्री अक्षांश दिख रहा है क्या यह लिख लो आर्कटिक वृत्त आर्कटिक ओशियन ऊपर है ना और नॉर्थ के 66.5 डिग्री वाला जो कोण अक्षांश होता है उसको हम आर्कटिक वृत्त भी कहते हैं ठीक है पर मैप में भी देखते चलना यहां से मैंने ये वाला देखो आर्कटिक सर्कल लिखा हुआ है ना ऊपर सबसे ऊपर दिख रहा है क्या आर्कटिक सर्कल ये आर्कटिक सर्कल ये आर्कटिक सर्कल ये देखो यहां पर देखो मैं वहां से लाता हूं ये ठीक है आर्कटिक सर्कल यूएसए के अलास्का प्रांत आर्कटिक सर्कल यूएसए के अलास्का प्रांत कनाडा के ग्रेट बियर लेक कनाडा के ग्रेट बियर लेक एवं ग्रीनलैंड एवं डेनमार्क के ग्रीनलैंड से होकर गुजरती है एवं डेनमार्क के ग्रीनलैंड से होकर गुजरती है हो गया सबने नोट कर लिया चलो हम लोग कुछ एक चीज और देखना चाहेंगे भी देशांतर रेखाओं के बारे में आपने जाना होगा ठीक है तो वैसे में एक देशांतर रेखा है जो नॉर्थ अमेरिका के बीचों बीच में से गुजरता है ठीक है वैसे नॉर्थ अमेरिका का देशांतरीय जो विस्तार है देशांतरीय विस्तार को हम ऐसे बांटते हैं ठीक है 12 डिग्री से लेकर 173 पॉइंट कुछ मिनट में होगा के बीच में क्या है यहाँ का देशांतरीय विस्तार है इसी का 100 डिग्री अक्षांश कितना ये सीधा सीधा किसको बांटता है देशांतरीय रेखा सॉरी उसको देशांतरीय बोल रहा था मैं अक्षांश बोल रहा था शुरुआत में देशांतर बोला बीच में हो गया आप लोग समझिएगा इसको ये जो 100 डिग्री देशांतरीय रेखा है ये अमेरिका को नॉर्थ अमेरिका को बीचों बीच में से काट रहा होता है या बीचों बीच में से गुजर रहा होता है भारत में 82 डिग्री देशांतरीय रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है कौन कौन सा आंध्रा ठीक है इसको नोट कर लिया या नोट कराओ 100 डिग्री पश्चिमी देशांतर रेखा ये दोनों वेस्ट में है पूरा वेस्ट में पश्चिमी देशांतर रेखा उत्तरी अमेरिका के मध्य से होकर गुजरती है उत्तरी अमेरिका के मध्य से होकर गुजरती है कहां से गुजरती है हो गया
हो गया? पेन कॉपी नीचे रख दो, सामने मुझे देखो एक बार। अभी तक जितना आप लोगों ने पढ़ा है क्या कुछ याद है, रिकॉल हो रहा है? एक बार बताने का प्रयास आप लोग हमें जरूर करें, ठीक है? आगे आगे बहुत आगे बैठे थे, मैं ध्यान नहीं देता, ठीक है? चलो, सबसे पहले हम लोगों ने देखा था कि जो नॉर्थ अमेरिका है उसका जो अक्षांशीय विस्तार है 7 डिग्री 15 मिनट से लेकर, इतना विस्तार का अक्षांशीय विस्तार इतना ज्यादा होने का नाते हम लोग एक चीज तो स्पष्ट हमें हो रहा है कि नॉर्थ अमेरिका में जलवायु विविधता भरपूर हो। जलवायु विविधता जब यहाँ पर भरपूर है तो यहाँ पर विभिन्न प्रकार के उत्पाद के उत्पादन की संभावना भी यहाँ पर विद्यमान होगा ही होगा। जब यहाँ पर विभिन्न प्रकार के उत्पाद का उत्पादन हो सकता है तो निर्यात के लिए दृष्टिकोण से इनके पास समुद्र की एक लंबी तट रेखा भी उपस्थित है, जिससे समुद्र के माध्यम से ये निर्यात करने की क्षमता इनके पास विद्यमान था। ऐसा फिर हम कह सकते हैं या समझ सकते हैं कि नॉर्थ अमेरिका की भौगोलिक परिस्थितियां उनके विकसित होने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही, ठीक है? ये बात हम लोग को समझ में आ गया, क्योंकि यहाँ पर लगभग हर प्रकार के जलवायु प्रदेश विद्यमान है, जिनके नाते हर प्रकार के उत्पाद का यहाँ पर उत्पादन किया जा सकता है। कृषि योग्य भूमि भी यहाँ पर सर्वाधिक है और उससे उत्पादित जो कच्चे माल है उसको हम लोग औद्योगिक उत्पाद में परिवर्तन करने की क्षमता भी नॉर्थ अमेरिका के पास सर्वाधिक है। ये सारा दृष्टिकोण देखते हुए हमने इस बात को भी रिकॉल किया कि हमारे पास नॉर्थ अमेरिका के पास, हमारे पास नहीं, हम लोग वही वाले जो कुटुंब वाले हैं, ठीक है, उसको अपने ही मानना है। नॉर्थ अमेरिका के पास में पूरे भौगोलिक भूमि का, लैंड का 16.5% एरिया हम लोग किसके पास है, पढ़ रहे थे, नॉर्थ अमेरिका के पास है। लेकिन जितना एरिया इनके पास है उसके हिसाब से इनके पास जनसंख्या नहीं है। पूरे पॉपुलेशन का 7.5% पॉपुलेशन नॉर्थ अमेरिका के पास है, जो कि यह दिखाता है कि यहाँ पर जनघनत्व के दृष्टिकोण से यह पूरा नॉर्थ अमेरिका निम्न जनघनत्व वाले कैटेगरी में आते हैं, ठीक है? निम्न जनघनत्व है, लेकिन यहाँ पे लाइफ जो होता है एक्सपेक्टेशन वाला जो एरिया वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। यहाँ पे क्वालिटी, लाइफ ऑफ क्वालिटी कितनी क्या होगी, बहुत ही अच्छी मानी जाती है। उसके भी इतने कई कारण हो, कई आयाम। फिर हम लोग देखते हैं कि नॉर्थ अमेरिका में टोटल कितने देश थे, तो एक फिगर आया था 23 देश, ठीक है, कंट्रीज में आया। इन 23 कंट्रीज में हम लोगों ने पहले देखने का प्रयास किया कि सबसे ऊपर कौन सा देश था, उसके नीचे कौन सा देश था, उसके नीचे स्पेन, ग्वाटेमाला के बाद होंडुरास के बाद एल सल्वाडोर के बाद निकारागुआ के बाद कोस्टा रिका के बाद पनामा। इनको देखने के बाद हम लोग ईस्ट की तरफ बढ़े थे, जहां हमें मिला था कैरिबियन सागर, और हमने बताया था कैरिबियन सागर में उपस्थित ग्रेट एंटीलीज का वह पार्ट जो समुद्र के जलस्तर से ऊपर निकल आया है, वहां पर कुछ द्वीपों का विकास हुआ, ठीक है? उन द्वीपों की श्रेणी में सबसे पहले आता है क्यूबा के बाद जमैका के बाद हैती के बाद डोमिनिकन रिपब्लिक के बाद प्यूर्टो रिको। इन सारे देशों को देखने के बाद हमने देखा कि एक लेजर एंटीलीज जैसी संरचना भी यहाँ पर उपस्थित थी, ठीक है? क्या भी जैसे ग्रेट एंटीलीज का निर्माण हुआ था उसी प्रकार से लेजर एंटीलीज का भी निर्माण होता है। यहाँ पर एक सबसे महत्वपूर्ण जो देश या कंट्री या द्वीप हम लोगों ने पाया था वो कौन सा था, त्रिनिदाद टोबैगो, ठीक है? अरूबा भी पाया, और यहाँ पर ये समझ आया था हम लोगों ने ग्रेट एंटीलीज में पढ़ा था कि क्यूबा ग्रेट एंटीलीज का सबसे बड़ा क्या है, द्वीप है, जहां पर गन्ना की खेती के लिए अनुकूल परिस्थिति है। इस कारण यहाँ पर चीनी के उद्योग की स्थापना हुआ है, और चीनी का उद्योग यदि स्थापित है तो यहाँ का एकमात्र और सबसे अच्छा बंदरगाह हवाना बंदरगाह से चीनी का हम निर्यात भी करते हैं। फिर हमने देखा था जमैका में जो अपने बॉक्साइट के उत्पादन और भंडारण के दृष्टिकोण से एक महत्वपूर्ण देश माना जाता है। उसके बाद हम लोगों ने देखा था जमैका के बाद पे डोमिनिकन रिपब्लिक, जिसको हम लोगों ने कौन सा देश कहा था, बहुत। इतना देखने के बाद एक बार फिर से हम लोग पूरे के पूरे मैप में गए और एक आउटलाइन खींचने का प्रयास सीखते हैं हम लोग कि कनाडा और यूएसए को अलग करने वाला का राजनीतिक बाउंड्री निर्धारण करने वाला कौन कौन से तत्व, तो उसमें हम लोगों ने पाया
49 डिग्री अक्षांशीय रेखा। ग्रेट लेक के बाद सेंट लॉरेंस नदी। ये 3 ऐसे तत्व थे जो कनाडा को यूएसए के राजनीतिक सीमा का निर्धारण करता है। ठीक है, फिर हम लोगों ने देखा यही नहीं है, कर्क रेखा जो मैक्सिको और बहामास के ऊपर से गुजरती है, फ्लोरिडा और क्यूबा के मध्य से अर्थात बीच में से होकर गुजर रही होती है। फिर हम लोगों ने आखिरी तत्व देखा 100 डिग्री पश्चिमी, कौन सा पश्चिमी देशांतर रेखा नॉर्थ अमेरिका के मध्य से होकर गुजर रही है, बीचों बीच में से होकर गुजर रही है। आप लोगों ने इतना देख लिया, इतना समझ लिया, ये सब था अभी तक सिर्फ और सिर्फ क्या कहते हैं ओवरव्यू था नॉर्थ अमेरिका। ठीक है, एक ऐसी संकल्पना की बस, ठीक है, जब कुछ भी नहीं आ रहा है तो इतना आ रहा है। ठीक है, हमने आपको नहीं बताया नॉर्थ अमेरिका की खोज किसने की, नहीं बताया, आपको पता भी नहीं है, पता है किसने किया, कोलंबस ने किया। कब किया, 1492 में किया, है ना। अमेरिका खोया हुआ था क्या, उसको इन्होंने खोजा, डिस्कवर किया, मतलब क्या, मतलब इन्होंने देख लिया, इन्होंने देखा उस रास्ते की, इन्होंने खोज किया। आपने बहुत अच्छा बोला, इन्होंने खोजा और खोज कर इन्होंने क्या बताया कि कोई एक नया देश है। ठीक है, इसलिए इनको नाम दिया जा रहा है। इन सबसे हमारा कोई लेना देना उधार नहीं, पर आपको थोड़ा सा याद रखने की जरूरत है। वैसे कोलंबस कहां का रहने वाला था, स्पेन का। ठीक है, और वहीं उसके बाद कुछ ही दिनों बाद, मतलब कुछ सालों के बाद, इतिहास के 4-5 साल हम लोग कुछ ही मानते हैं, ठीक है, हम लोग के लिए बहुत हो जाता है। कुछ ही सालों बाद अमेरिकी वेस्पुगी नाम का एक पुर्तगाली, है ना, ये जाकर पहली बार अमेरिका के बारे में, अमेरिका के अंदर घुसकर उसके नाम का निर्धारण करो। ठीक है, अमेरिका का नाम किसके नाम से बना, किसी पुर्तगाली के नाम से। ठीक है, तो ये सब हालांकि मैप का पार्ट नहीं होता है, ये सब इतिहास का पार्ट होता है कि आपको इतिहास के बारे में, और जो छोटी छोटी किताबें बचपन में आती थी नहीं, पढ़ा करते थे, ये सब वहां का पार्ट। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं मैप में, और हमारा मैप में चलने का तरीका पुराना, और उसी तरीके से हम लोग चलेंगे। एक एक सेट बनाएंगे छोटा छोटा सा, उस सेट के माध्यम से सबसे पहले अमेरिका के चारों तरफ का भ्रमण करेंगे। ठीक है, कहां से भ्रमण करेंगे, यहां से उठाएंगे, यहां से उठाएंगे और घूमते 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 घूमते, ठीक है, यहां पर पहुंचना है। पर अंदर घुसना है क्या, नहीं घुसना है। ठीक है, सबसे पहले कहां घूमना है, बाहरी बाग। एक बार अमेरिका को बाहर से देखेंगे, जब तक डाक मार नहीं पड़ेंगे अमेरिका वालों से, तब तक अंदर नहीं घुसेंगे। जब देख लेंगे सारे रास्ते ठीक ठाक है, मैं घुस सकता हूं, फिर हम अंदर अंदर धीरे धीरे इनके अंदर घुसना प्रारंभ करें। ठीक है, तो सबसे पहले एक बार अमेरिका को बाहरी तरीके से जान लो। ठीक, तो शुरुआत करते हैं हम लोग, आप लोग पॉइंट करते चलो और बनाते चलो इसको। ठीक है, सबसे पहले मैप में जहां से हम लोग शुरुआत करते हैं, एक तो यहां पर ईस्ट साइबेरियन सी लिखा है। क्या किसी को याद है क्या, हम लोग जब यूरोप एशिया पढ़ रहे थे, और एशिया से पहले भी हम लोग यूरोप पढ़े थे, बाद में एशिया में पढ़े तो वहां पर ईस्ट साइबेरियन आया था, उसके पहले लैप्टिक सी आया था, लैप्टिक सी के पहले कारा सी आया था, है ना, याद होगा आप लोग को, कारा सी, लैप्टिक सी, ईस्ट साइबेरियन सी। ईस्ट साइबेरियन सी के बाद जैसे आप नीचे उतरोगे आपको मिल जाएगा ब्यूफोर्ड सी। ठीक है, हालांकि आप लोग कारा सी, ओब सी, इन सबको जो नहीं जान रहे हैं वो ज्यादा ध्यान मत देना। ओब नदी, लीना नदी, येंस्की नदी, कोयामा नदी, है ना, ऐसे बहुत सारी नदियों का हम लोग इस पे आमो नदी वगैरह का प्रवेश कराया था। वो सब पार्ट किसका था, एशिया का पार्ट था, यहाँ पर उसका पार्ट नहीं है। पर धरती और भी है, अपने आप में है, तो इसलिए उसकी गोलाई पाते पाते हम लोग ये ईस्ट साइबेरियन सी में घुसे थे, तो वहां से आने के बाद हम कहा आ गए, ब्यूफोर्ड सी में आए। तो सबसे पहला पॉइंट आप लोग क्या लिखोगे, हाँ, ब्यूफोर्ड सी। ठीक है,
दिखा? यहां से शुरुआत करते हैं बेटा, ध्यान दे लेना। एक सी और पड़ता है चुकची सी, उतना महत्वपूर्ण नहीं है, आप लोग के मैथ में दिखेगा नहीं आई थिंक, चुकची सी, ठीक है, दिखेगा नहीं, इसलिए इसका कोई बहुत महत्व नहीं रह जाता है, क्वेश्चन में भी नहीं आता, पेपर में भी आपके। चुकची सी, उसके बाद ब्यूफर्ड सी, ब्यूफर्ड सी के बाद हम लोग देखेंगे, कहीं आपको बैंक आइसलैंड दिख रहा है क्या? बैंक आइसलैंड दिखा? नहीं दिखा होगा तो यहां पर है, ठीक है। उसके बाद फिर विक्टोरिया दिखा क्या? विक्टोरिया आइसलैंड, विक्टोरिया आइसलैंड नोट कर लो, ऐसे ऐसे लिखा करो, एक एक शब्द जो बोलता हूं ना लिखा करो। विक्टोरिया आइसलैंड, विक्टोरिया आइसलैंड के बाद आप लोगों को कहीं क्वीन एलिजाबेथ दिख रहा है क्या? क्वीन एलिजाबेथ दिखा क्या? क्वीन एलिजाबेथ बहुत ही मार, आप लोग का यह जो मैप होगा उसमें ध्यान से देखो तो प्लस का चिन्ह लगा होगा, एन लिखा होगा, एन है ना, एन लिखा होगा। ये एन पता है क्या है? ये जो हमारा नॉर्थ पोल नहीं होता है चुंबकीय गुण वाला, चुंबकत्व गुण का, ये नॉर्थ पोल उसका यहीं पर है, क्वीन एलिजाबेथ में, ठीक है। चुंबकीय पोल हम लोग पढ़ते हैं, नॉर्थ पोल साउथ पोल, पृथ्वी के दो पोल है, चुंबकत्व के गुण का धारण करता है, जिसका नॉर्थ पोल, उसका नॉर्थ पोल का केंद्र कहां पर है? क्वीन एलिजाबेथ के पास में। आपको दिख रहा है क्या? दिखा? अब आपको दिख रहा होगा एलिस मेरे आइसलैंड, एलिस मेरे आइसलैंड भी दिख गया होगा, एलिस मेरे आइसलैंड, एलिस मेरे, ठीक है। जिसको ना दिखा हो वो बताए, पॉइंट करता चला जाएगा, एक एक नंबर दो दो नंबर लिखोगे, एलिस मेरे आइसलैंड कौन कौन है। तो हम लोगों ने क्या क्या देख लिया? हमने सबसे पहले देखा चुकची सी, ब्यूफोर्ड सी, बैंक आइसलैंड, विक्टोरिया आइसलैंड, क्वीन एलिजाबेथ, एलिस एलिस मेरे देखा। चलो इसके बाद देखोगे बैफिन बे दिख रहा है क्या? बैफिन बे से पहले दिखेगा बैफिन पेनिनसुला, बैफिन आइसलैंड, बैफिन बैफिन ये है, इसको बैफिन आइसलैंड, बैफिन आइसलैंड के बाद क्या है? बैफिन बे है, बैफिन बे के बाद क्या है? ग्रीन लैंड है। सबको दिखा? अच्छा, ग्रीनलैंड भौगोलिक दृष्टिकोण से नॉर्थ अमेरिका का पार्ट है,